सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज से इस यूट्यूब चैनल की कहानी हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं। थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था। इस चैनल का नाम पहले कॉन्सेप्ट ट्री था, मैंने बदल के अपने ही नाम पे रख लिया है, भानु प्रताप सिंह राणा, जो मेरा ही नाम है। तो वो थोड़ा चेंज कर दिया है और आज से कहानी शुरू हो रही है। अब लगातार वीडियोस आएंगे आपके लिए, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांट, वर्बल और उसके अलावा रीजनिंग। और हम सारे एग्जाम टारगेट करेंगे, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया और बहुत सारे और एग्जाम होते हैं। या फिर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जैसे कैट हो गया, अदर एमबीए एग्जाम्स हो गए, या फिर क्या कहते हैं, जैसे सीमैट हो गया, टिसनेट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैट हो गया, आईएफटी हो गया और आईपीएम भी। ठीक है, जीडीपी, वैट, बेसिकली हर फील्ड की तैयारी यहां पे बड़ी तरह से करवाई जाएगी और बहुत यूजफुल वीडियोस आपको रोज देखने को मिलेंगे, तो फॉलो जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम खराब करे हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक लिया है मैंने आज, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। पर्पस बहुत सिंपल है, ए टू जेड एग्जॉस्टिव कवरेज, थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का और सारे फैक्ट्स का, और इसके साथ साथ बात समझ में भी आनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना टॉपिक को, वो मेरे वीडियोस का पर्पस रहता है। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इस आर्टिकल, इस पीपीटी को बनाने के लिए, वीडियो को बनाने के लिए लेटेस्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का यूज करा गया है और जो ऑफिशियल रामसर की वेबसाइट है ramsar.org, उसका भी यूज किया गया है। ठीक है, ये दोनों फोटोज मैंने वहीं से ली हैं। ये तो ऑफिशियल जो लोगो है और ये फोटो वहीं से ली है, रामसर की ऑफिशियल वेबसाइट से। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि रामसर वेटलैंड अग्रीमेंट होता क्या है? तो रामसर कन्वेंशन या अग्रीमेंट बेसिकली एक कन्वेंशन या अग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। कितनी, कैसे, क्या, उन सब की बात करेंगे अभी। और पर्पस क्या है? वेटलैंड का कंजर्वेशन करना। वेटलैंड मतलब आप इतना मान सकते हैं मोटा मोटा लेक। एग्जैक्ट डेफिनेशन में भी आ रहा हूं, पर मोटा मोटा आप कोई वाटर बॉडी या लेक मान सकते हैं। उनका कंजर्वेशन करने के लिए रामसर अग्रीमेंट बना है। सारे फैक्ट्स देखेंगे। चलिए, अब आपके दिमाग में जो जो सवाल आने वाले हैं सिस्टमैटिकली एक तरफ से कवर करते हुए चलते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आएगा आपके, वेटलैंड होता क्या है? देखिए, इसकी बहुत सारी साइंटिफिक डेफिनेशन होती है और बहुत ब्रॉड डेफिनेशन होती है इसकी। पर आप मोटा मोटा ये मान सकते हैं, किसी भी सरफेस में अगर लगातार पानी है, पानी से भरा हुआ है, तो उसे आप वेटलैंड बोल सकते हैं। जैसे कि लेक हो गई, ठीक है, दलदल हो गया। या फिर एक और बात समझिएगा, जो धान की खेती होती है जिसको हम पैडी बोलते हैं, उसमें भी जब फसल लगती है तो पानी, स्टैंडिंग वाटर रहता है, वो भी एक तरह का वेटलैंड ही है। तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, पर थोड़े अपने पर्पस के लिए उसको लेक मान के चल सकते हैं। पर जो ऑफिशियल डेफिनेशंस काफी नेशनल और इंटरनेशनल वेबसाइट्स में दी गई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज और इस तरह के एग्रीमेंट वाली वेबसाइट्स में, वो डेफिनेशन आपके सामने लाया हूं मैं। दो तीन डेफिनेशन है तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। देखिए पहले डेफिनेशन, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन होगी पर मतलब मैं आपको बता चुका हूं। वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और इज प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सर्फेस ऑफ द सॉइल। अब या तो ऑल ईयर राउंड या फिर कुछ, देखिए लेक्स भी कुछ टेम्पररी और परमानेंट होती है ना, वैसे पूरे साल भर भी भरा रह सकता है, फिर कुछ महीने के लिए, मान लीजिए रेनी सीजन में या समर्स में सूख जाए तो भी वेटलैंड ही माना जाता है उसको। ठीक है, या फिर ये देखा ना आपने, या तो ऑल ईयर पूरे साल में, या फिर कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ दैट एंटायर ईयर, ये भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जैसे मैंने पैडी की बात करी थी। ठीक है, तो पानी वहां पे या आसपास पूरे साल या कुछ टाइम के लिए। पर अगर लैंड के ऊपर पानी का कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबिलिटी है तो वेटलैंड कहलाता है। डेफिनेशन एक और देखिएगा। अब अगर मैं रामसर कन्वेंशन या रामसर अग्रीमेंट की बात करूं तो वो क्या, भाई एक तो जनरल डेफिनेशन थी वेटलैंड की, और रामसर वाले क्या मानते हैं? रामसर वाले भी इसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो द कन्वेंशन यूजेस अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स। क्या क्या इसमें आएगा देखिएगा, लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, दलदल वगैरह जो चीजें होती है ना, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड, ओएसिस, एस्चुरीज, ठीक है, ओएसिस वगैरह भी डेजर्ट वगैरह मिलते हैं, फिर डेल्टाज, टाइडल फ्लैट्स, मैनग्रोव्स, अदर कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ। कई बार मतलब कोरल रीफ वगैरह आप जानते ही हो कि फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गया। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको पता होगा कि उड़ीसा में, बंगाल में सुंदरबन पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जितना भी ज्यादा कर, और भी देखो लिस्ट बची है, ये ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन मेड नेचुरल साइट तो चलो ठीक है मान लिया, ह्यूमन मान लो आपने अपने किसी फार्म हाउस में फिश पॉन्ड बना दिया, वो भी एक वेटलैंड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी स्टैंडिंग वाटर है वहां पे। राइस पैडीज मैंने को बताया था एग्जाम्पल, है ना, रिजर्वॉयर, सॉल्ट पैंस, जैसे कि आप देखिएगा सॉरी, कई बार आप जाते हैं कच्छ एरिया में, गुजरात में, वहां पे समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। तो एक बहुत बड़े फ्लैट एरिया में उस पानी को रख के फिर
सनरेज वगैरह से गर्मी से इवेपोरेट होता है पानी और नमक रह जाता है, फिर उसे आगे रिफाइन वगैरह करते हैं। ये भी स्टैंडिंग वाटर है या नहीं है, तो ये भी वेटलैंड में आएगा। तो ये सब आपसे पूछेंगे नहीं इतना, पर आप आर यू एबल टू अप्रिशिएट की डेफिनेशन कितनी ब्रॉड है। लिटरली सब कुछ यहां पे आ गया, ठीक है। तो थोड़ा मोटा मोटा मतलब पता हो, पर क्या वैरायटी हो सकती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और डेफिनेशन है। सो वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी। मैंने बोला था साल भर भी पानी रह सकता है, कुछ एक पीरियड के लिए पानी रह सकता है, ठीक है। पानी स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है ना, खारा पानी भी हो सकता है, प्योर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हम समुद्र वगैरह की बात नहीं कर रहे, पर ऐसा मरीन वाटर एरिया जहां पे लो टाइड में, देखो हाई टाइड में तो पानी वैसे ही ऊपर जाता है, लो टाइड में पानी 6 मीटर से ऊपर ना रहे, तो एक डेफिनेशन ये भी आती है। थोड़ी ज्यादा प्रिसाइज होगी, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी ऐसे मरीन वाटर, ऐसे समुद्री पानी जहां पे लो टाइड पे भी पानी 6 मीटर से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि वेटलैंड बहुत बड़ी डेफिनेशन है, पर आपके घर के आसपास, जैसे मैं भोपाल में रहता हूं, तो यहां पे जो अपनी लेक्स हैं, भोपाल में बहुत सारी सिटी ऑफ लेक्स हैं, वो सब वेटलैंड में आता है। आपके शहरों में भी काफी लेक्स होंगी जहां पे नेचुरल लेक्स हैं, पर अगर मैनमेड लेक भी है, वेटलैंड में वो भी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम रामसर वेटलैंड अग्रीमेंट या कन्वेंशन में, अग्रीमेंट या कन्वेंशन का मतलब जान चुके हैं और वेटलैंड का मतलब जान चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल कुछ आप देख सकते हैं, फोटोज, लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, दे आर वेटलैंड्स। ये है, देखो, ये भी है वेटलैंड। कुछ लेक या दलदल टाइप लग रहा है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इन्हीं सब की बात करनी, इन्हीं सबको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए ये पूरा कन्वेंशन हुआ था। अब एक और सवाल कि रामसर क्या है। वेटलैंड और अग्रीमेंट और कन्वेंशन की बात तो समझ गए, रामसर क्या है। बेसिकली रामसर वो शहर है, इट्स अ सिटी इन ईरान जहां पे कन्वेंशन या अग्रीमेंट साइन हुआ। सिंपल, ठीक है। कब हुआ था, कैसे, उसकी मैं आगे बात करूंगा। उस फैक्ट की सारे फैक्ट एक साथ लिख के रखे हैं मैंने। पर वो शहर जहां पे ये कन्वेंशन साइन होकर अडॉप्ट हुआ था, दैट इज रामसर। ये लोग को डाउट रहता है कि क्या कोई टेक्निकल वर्ड है, नहीं, एक शहर का नाम है बस। कहां पे, ईरान में। और वहां पे अडॉप्ट किया था इसको, ठीक है, साइन वाइन करके पूरा, तो इसलिए उसे रामसर अग्रीमेंट बोलते हैं। तो रामसर वेटलैंड अग्रीमेंट, आई थिंक कहानी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। लोकेशन देख लीजिए, ईरान में यहां पे, ठीक है। कोस्टल सिटी है एक तरह की। तो ये जो पूरा रेड मार्क में दिख रहा है, ये आपको ईरान में रामसर सिटी दिखती है। थोड़ा लोकेशन देखो, ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, यहां पे इंडिया का ये गुजरात राजस्थान का पूरा बाउंड्री दिख रही होगी आपको। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ईरान में ये रहा रामसर, ठीक है। चलिए, अब वाई डू वी नीड टू कंजर्व द वेटलैंड्स, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बायोडायवर्सिटी जो आसपास है, उसको प्रिजर्व करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इस पूरे इकोसिस्टम में वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके रीजन यहां पे देख लीजिए। इट इज वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जो वाटर साइकिल होती है, फूड चेन, हर चीज में वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दे आर अमंग्स द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स। जैसे कि आप कई बार यू नो कुछ बहुत रिच फॉरेस्ट और रिवर्स की बात करते हैं, जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये कुछ ऐसे इकोसिस्टम है अपने आप में जो बहुत प्रोडक्टिव है, मतलब यहां पे बहुत सारी स्पीशीज साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये देखिए, एक्सटेंसिव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है दैट प्रोवाइड्स द वाटर एंड प्रोडक्टिविटी। एक तो वाटर प्रोवाइड, ऑब्वियसली वाटर तो पूरा प्राइम है ही यहां पे, एंड प्रोडक्टिविटी अपॉन विच काउंटलेस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड फॉर सर्वाइवल। अब चाहे आप बर्ड स्पीशीज की बात कर लो, यहां पे एनिमल स्पीशीज की बात कर लो, या प्लांट स्पीशीज की बात कर लो, सब यहां पे साथ में कोशिश कर पाते हैं। इसलिए हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए वेटलैंड्स आर वेरी वेरी, हम भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा हिस्सा नहीं, हम ह्यूमंस इस वेटलैंड के हिस्सा हैं, और इस पूरे इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक्चुअल पॉइंट भी मिल गया आपको सिंपल भाषा में। आगे देखिए, और भी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये एक ऐसी सर्विस, इसके लिए वो चार्ज नहीं करते, वरना तो कितनी महंगी सर्विस होती है, सोच रहे हैं आप। तो हमारा इकोसिस्टम या इकोलॉजी हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, साफ पानी, हवा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और मिलते हैं। तो ये सब सर्विसेज कहलाते हैं, ठीक है। वो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं हमारे लिए, रेनफॉल में पूरा पार्ट होते हैं। तो ये सब सर्विसेज होती हैं जिनके लिए वो पेमेंट तो लेते नहीं है, और हम इसका मिसयूज भी काफी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ऐसी सर्विसेज वेटलैंड भी काफी देता है,
कौन सी देख लीजिए, फ्रेश वाटर की सप्लाई, फूड, बिल्डिंग मटेरियल, काफी पेड़ वगैरह भी यहां पे होते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल, बायोडायवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल में बहुत यूजफुल होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, टेम्परेचर में यूनिफॉर्म रखना, कार्बन अब्जॉर्प्शन करना, ऑक्सीजन और देना, टेम्परेचर इंटैक्ट रखना, बहुत बढ़ ना पाए टेम्परेचर, तो उस तरह से टेम्परेचर का मॉडरेशन, क्लाइमेट चेंज को बचाना, इन सब चीजों में भी वेटलैंड बहुत यूजफुल है। तो इन 3 स्लाइड से समझ गए ना आप हाउ यूजफुल दे आर। ठीक है, चलो भाई, एक चीज और बोली गई है, फिर हम देखते हैं कि इनको बचाने की जरूरत क्यों आ रही है। ये बहुत सारी इकोनॉमिक, देखो अभी हमने इकोलॉजी की जो सर्विसेज होती हैं, ये जो मैंने वर्ड बोला था, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सर्विसेज वो देती हैं, पर इकोनॉमिक एंगल से भी दे आर वेरी वेरी यूजफुल। ट्रांसपोर्टेशन, भाई वाटर बॉडीज का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, बोट या शिप्स बना के। फूड प्रोडक्शन, मछलियां खाते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो भी परमिसिबल वहां पे एनिमल्स होते हैं, कुछ जैसे मछली वगैरह हो गई, वो खाने के लिए भी काम आते हैं। वाटर रिस्क मैनेजमेंट, भाई पीने का पानी, बाकी यूज के लिए पानी, तो वो सब भी यहां से मैनेज होता है। पोल्यूशन कंट्रोल, यस दे डू दैट। फिशिंग, हंटिंग मैंने बताया था अभी आपको। लेजर एंड इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इज दिस इंपॉर्टेंट? यस। भाई बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेक्स, क्या आप घूमने नहीं जाते वहां पे? डज इट नॉट क्रिएट अ बिजनेस? अ ह्यूज बिजनेस। ठीक है, बहुत सारी लेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे जाते हैं लोग, आसपास का डेवलपमेंट होता है, हमें देख के भी तो अच्छा लगता है कि इतना अच्छा नेचर देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें वहां पे बनती हैं उस तरह से, आपने कई रिसोर्ट्स वगैरह भी देखे होंगे वहां पे बने होते हैं। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शंस यहां पे कई बार सरकार की तरफ से होते हैं, जो होने भी चाहिए, पर फिर भी टूरिज्म, ट्रैवल और लेजर के लिए ये काफी यूजफुल चीजें होती हैं। तो इकोनॉमिक रोल भी है, सिर्फ बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल रोल नहीं है इसका। ये पॉइंट बोल दिया आपने किसी इंटरव्यू में, लिख दिया अपने आंसर्स में, काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व? इन्हीं को कंजर्व करने का काम करता है रामसर अग्रीमेंट। जरूरत क्यों है? ठीक है, मेनी स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेटलैंड एरिया, अब वेटलैंड का जो एरिया है और जो क्वालिटी है, जो डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी है, वो रेगुलरली डिक्लाइन हो रही है काफी रीजन्स में। ठीक है, इसी कारण से जो भी इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सर्विसेज जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अब देखो, स्टडी बहुत तरह की होती रहती है, आपको सारी स्टडीज में जाना नहीं है, पर उसका जो आउटकम निकल रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, एरिया भी कम हो रहा है, क्वालिटी या डाइवर्सिटी सब कम हो रही है, तो बचाने की जरूरत है। अब देखिए, ramsar.org वेबसाइट्स में काफी रिपोर्ट्स मिली मुझे, और उनके बेसिस पर कुछ इन्फ्रेंसेस जो वहां पे दिए हुए थे कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व। अब ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड मेनी रिपोर्ट्स आर देयर, पर एक जिस्ट देख लो आप। लगभग 189 रिपोर्ट्स का जो रिव्यू करा गया था, उसमें देखा गया कि जो वेटलैंड एरिया में चेंज आ रहा है, उसके ऊपर 189 रिपोर्ट्स थी, उसका रिव्यू है कि लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ नेचुरल वेटलैंड, पता है कितना लॉस है? लगभग नियर फ्यूचर, मतलब नियर पास्ट में 54 से 57% के आसपास। ठीक है, और अगर हम बहुत लंबा ड्यूरेशन देख लें, मतलब 1700 एडी से, अभी तो 2021 चल रहा है, तो एज हाई एज 87% का लॉस है। तो बिल्कुल नियर पास देखा जाए तो 54 से 57% का लॉस है, और बहुत पुराना आप चले जाओ 1700 एडी से, तो 87% का लॉस हो चुका है वेटलैंड में। सोचिए, इमेजिन द क्वांटम ऑफ लॉस, इसलिए बचाना पड़ रहा है। और देखिए, देयर हैज बीन एज मच 3.7 times faster rate of wetland loss during the 20th and early 21st century। ठीक है, तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम, जो लॉस का क्वांटम है वो और तेज होता जा रहा है। लॉस तो बहुत पहले से हो रहा है, यहां से देख लीजिए, और उसका क्वांटम आने वाले दिनों में और तेज ही होता जा रहा है, 3.7 टाइम। जस्ट इमेजिन अब कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, और 1900 से अगर आप बात देखो तो 64 to 71% का लॉस हो चुका है। अब जस्ट इमेजिन दीज परसेंटेजेस, आपको इनको रटना नहीं है, पर अक्नॉलेज करिए कि कितना नुकसान हो चुका है, और अब अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा। और इसी चीज को बचाने के लिए बना है हमारा रामसर कन्वेंशन या अग्रीमेंट। ठीक है, उसमें अलग अलग देशों की लेक्स, वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर करा जाता है, आपके एरिया में भी हो सकता है काफी हो, और फिर इस साइट को डिक्लेयर करने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, और इसे कंजर्व करा जाता है और डेवलप करा जाता है, प्रिजर्व करा जाता है। ठीक है, एक और चीज इन रिपोर्ट्स में जो निकल के आई थी कि कन्वर्जन ऑफ कोस्टल नेचुरल वेटलैंड्स हैज एक्सेलरेटेड मोर
देन दैट ऑफ इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स। ठीक है, इसी कारण से जो कोस्टल एरियाज के पास या जुड़े हुए वेटलैंड्स हैं, उनमें जो कन्वर्जन है फ्रॉम वेटलैंड टू मे बी अदर एक्टिविटीज। भाई जब किसी वेटलैंड में आप बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो जो अनकंट्रोल्ड हो, अनरेगुलेटेड हो, अनसस्टेनेबल हो, तभी जाके नुकसान ज्यादा होता है। तो ऐसा नुकसान कोस्टल वेटलैंड में ज्यादा देखा गया एज कंपेयर टू इनलैंड वाले। इनलैंड मतलब किसी शहर के बीच में कुछ बना हुआ है, वहां पर नुकसान रिलेटिवली कम है, कोस्टल में थोड़ा ज्यादा है। ठीक, ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है। और ये कन्वर्जन इन लॉस जो है, इट इज कंटिन्यूइंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा है, पर्टिकुलरली रैपिडली इन एशिया, जहां पे साउथ एशिया में हम लोग भी आते हैं इंडिया में। तो एशिया में थोड़ा ज्यादा रैपिडली हो रहा है, जो कि अलार्मिंग बात है। और इन्हीं सबको बचाने के लिए आया है रामसर अग्रीमेंट। ठीक है, ये एक ऐसे वेटलैंड का फोटो मैंने आपके लिए लाया था रामसर की वेबसाइट से ही। तो इनको अब बचाना पड़ेगा। अब यहां पे इनके लगभग 8-8 साल के ऐसे प्रोजेक्ट्स, या एक आप कह लीजिए एक थीम पे ये लोग चलते हैं। दे डिवाइड द एंटायर एक्टिविटी इनटू ईयर वाइज, फेज वगैरह बनाते हैं ये लोग, उसमें ध्यान दीजिएगा ये चीज। बेसिकली आप कह सकते हैं कि 8-8 साल के इनके प्लान्स होते हैं। अभी जो रामसर का प्लान चल रहा है वो है चौथा प्लान, फोर्थ स्ट्रैटेजिक प्लान। ईयर देख लो 2016 से 2024। तो अभी फिर फोर्थ वाला प्लान चल रहा है इनका। और ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक पुराना अग्रीमेंट है, ये कब साइन होता है वो सब बताऊंगा मैं आपको। 1970s की बात है ये। पर हर 8-8 साल में जो होता है, अभी चल रहा है फोर्थ स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ रामसर कन्वेंशन। ईयर देख लीजिएगा ध्यान से यहां पे। अब इसका विजन क्या है, देखिए बहुत डेप्थ में मत जाइए कि इसके टारगेट वगैरह क्या है, पर बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। विजन देख लीजिए। विजन ये है कि वेटलैंड्स आर कंजर्व्ड, वाइजली यूज्ड, रिस्टोर्ड, एंड देयर बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड बाय ऑल। ये ऑफिशियल विजन है, बहुत काम का स्टेटमेंट है। इसको एज सच आपने बोल दिया है, लिख दिया विद सोर्स, तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट यहां बनता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है रामसर की तरफ से। ठीक है, एक बात और ध्यान दिया आपने, आपको कंजर्व देखो, हम उनका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, पर वाइजली यूज करिए, सस्टेनेबल तरीके से यूज करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड ध्यान रखना है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि आज को डेवलप करता है पर फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट करना है, उसको रोक नहीं सकते, पर ऐसे तरीके से करिए कि आगे वाली जनरेशन भी बहुत अफेक्ट ना हो उससे नेगेटिवली। ठीक है, तो सिर्फ कंजर्वेशन और वाइजली यूज जरूरी नहीं है, इनको रिस्टोर भी करना है और बेहतर बनाना है, डाइवर्सिटी को और बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब ये जो फोर्थ स्ट्रैटेजिक प्लान है, उसके बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं, जिनके बेसिस पर इन 8 सालों में काम चलेगा। वो एक बार देख लीजिए। उसको जनरली आप रामसर कन्वेंशन में भी लगा सकते हैं। क्या करना है, वाइज यूज ऑफ ऑल दी वेटलैंड्स थ्रू, कैसे करना है वाइज यूज, हर कंट्री नेशनल प्लान्स बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, लेजिस्लेशन बनाएगी, मतलब एक्ट्स पास करेगी। ठीक है, मैनेजमेंट एक्शंस होंगे और पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक भी अवेयर होगी, प्लान्स बनेंगे, लॉस पास होगी और इंप्लीमेंट करी जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, डेजिग्नेशन एंड सस्टेनेबल, ये वर्ड हर समय ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सुटेबल वेटलैंड्स फॉर इंक्लूजन ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो काफी देशों में जो इसके सिग्नेटरीज हैं, आई थिंक एक रूल ये भी है कि कम से कम एक साइट तो हर मेंबर कंट्री से आनी ही चाहिए। बाकी बहुत सारी कंट्री में तो बहुत सारी हैं, हमारे यहां कितनी उसकी बात भी करेंगे, इंडिया पर्सपेक्टिव की बात अभी आगे आने वाली है। तो कई साइट्स को और अच्छी तरह मैनेज करा जाएगा, उनको लिस्ट में जाए जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। रामसर की जो लिस्ट बनती है कि ये रामसर साइट है, वो रामसर साइट है, फिर उसकी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाती है। और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी सरकार काफी मेहनत करती है पॉलिसीज, एक्ट्स और इंप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और एक बात और, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स एंड शेयर्ड स्पीशीज। भाई पक्षी, वाटर बॉडीज, नेचुरल बॉडीज, जंगल, नदियां, लेक्स, ये बाउंड्री नहीं जानती कंट्रीज की। कई बार इंटर कंट्री इंटर कॉन्टिनेंट ये सब होता है। भाई पक्षी आप जानते हैं ना, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स भी होता है। हमारे यहां साइबेरिया से क्रेन्स वगैरह आते हैं हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके। तो इसलिए इंटरनेशनल कॉपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि काफी स्पीशीज ट्रांस बाउंड्री होती है और काफी वेटलैंड्स भी ट्रांस बाउंड्री होते हैं। आपस के मतभेद हटा के इनको प्रिजर्व करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पिलर्स किसके हैं, फोर्थ स्ट्रैटेजिक प्लान जो अभी चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा आपको, और फिर इंडिया की स्टेटस क्या है इसमें वो बताएंगे, और फिर कहानी खत्म हो जाएगी, सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे अग्रीमेंट्स बने हैं,
उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाला यही है। सो इट इज ओल्डेस्ट ऑफ, अब देखो कुछ 100-150 साल वाली उससे उतनी पुरानी बात नहीं हो रही, पर जितने भी मॉडर्न ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट है उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल इनका नेगोशिएशन, जो ट्रीटी थी जो साइन हुई थी, जो अग्रीमेंट या कन्वेंशन जो साइन हुआ था 1960s में, पूरा इसका पूरा डिस्कशन चला था बहुत सारे कंट्रीज के बीच में। इसमें बहुत सारी सिविल सोसाइटी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेंट थी। उन सब ने 1960s में इसके बारे में डिस्कशन किया, नेगोशिएशंस करें। किसके बारे में नेगोशिएशन और डिस्कशन? इंक्रीजिंग लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। क्योंकि जब भी डिग्रेडेशन ज्यादा होता है तो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो होती है, जो बहुत लंबा डिस्टेंस चल के आती हैं, उस तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स का मूवमेंट भी अफेक्ट होता है और एनवायरमेंटली बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो साइबेरिया से, रशिया और उन सबका जो एरिया है, नॉर्थ यूरोप वगैरह, वहां से बर्ड्स हमारे इंडिया में आती हैं और कई कंट्रीज में जाती हैं, साउथ एशिया वगैरह में। ठीक है, तो माइग्रेटरी वाटर बर्ड के हैबिटेट का लॉस ऑब्जर्व करा गया, डिग्रेडेशन ऑब्जर्व करा गया, वेटलैंड का डिग्रेडेशन ऑब्जर्व करा गया। उसको बचाने के लिए 1960s में डिस्कशन चले और फिर ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। जो अडॉप्ट किया साइन करके इसको, वो 1971 में था और फोर्स में कब आया? 1975। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी, ईरान की सिटी ऑफ रामसर, इसलिए रामसर अग्रीमेंट बोलते हैं, इन 1971 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ठीक, और अभी करेंटली 2400 से भी ज्यादा रामसर साइट्स है अक्रॉस द ग्लोब, जिनका पूरा एरिया मिला कर अगर हम देखें, एक थोड़ा एस्टिमेट, या रामसर की वेबसाइट में एस्टिमेट दिया हो तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा। 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा, जो कि इट इज एन एरिया विच इज मोर देन मैक्सिको। मैक्सिको जो बहुत बड़ी कंट्री है, अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, पहले कनाडा फिर यूएस और उसके नीचे मैक्सिको आता है, उससे भी बड़ा एरिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खैर, तो ये एक ओवरऑल फैक्ट्स की बात कर ली मैंने। अब थोड़ा इंडिया की बात करने से पहले एक चीज जान लीजिए, एक वर्ल्ड वेटलैंड डे भी होता है 2 फरवरी को, और 2021 में भी हुआ था। ठीक है, तो 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। आज 1 फरवरी है तो मतलब कल ही है फिर तो। ठीक है, अब बाकी आप जब भी वीडियो को देखें तो हिसाब से देख सकते हैं। तो 2 फरवरी इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 2021 का ये आप देख सकते हैं थीम यहां पे, इनसेपरेबल वाटर वेटलैंड एंड लाइफ। ये पूरा ऑफिशियल लोगो है जो रामसर की तरफ से यहां पर रिलीज करा गया था। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी डेट याद रखना, और इस बार का थीम 2021 का। और बड़ा लॉजिकल मुझे थीम अच्छा लगा बिल्कुल, कि वेटलैंड, वाटर एंड लाइफ। यहां पे आपको बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज मिलेंगी, एनिमल स्पीशीज, हम भी डिपेंडेंट है उस पर। तो पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है ये वाटर, वेटलैंड्स एंड लाइफ। ठीक है, तो ये पूरी बात थी इस अग्रीमेंट के बारे में। इंडिया का थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। क्या इंडिया शुरुआत से मेंबर था? नहीं, इंडिया बाद में बना था, पर मेंबर है रामसर का। हमारे यहां बहुत सारी रामसर साइट्स हैं, तो देख लीजिए। उससे पहले एक बात, ये इंडिया का मैं यहां पे शुरू करूंगा, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो मैं पहले थोड़ा कवर कर चुका हूं। किसी भी साइट को अगर रामसर साइट डिक्लेयर करा जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इट अक्वायर्स अ न्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेटस, प्रिजर्वेशन बढ़ेगा, कंजर्वेशन बढ़ेंगे, रूल्स अच्छे आएंगे वहां पे, टूरिज्म भी काफी आता है। ठीक है, they are recognized as being of significant value not only for the country or the countries in which they are located but for humanity as a whole। तो बहुत ही ब्रॉडर और बहुत जरूरी मतलब दिया गया है। अगर कोई रामसर साइट है तो वो सिर्फ उस देश या देशों के लिए जरूरी नहीं जहां पे वो लोकेटेड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। और जब तक इस सोच के इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया ने यह कन्वेंशन साइन किया था 1 फरवरी 1982। तो अग्रीमेंट अडॉप्ट हुई, ये देख लीजिए, अगर मैं ग्लोबल डेट से कंपेयर करूं, इधर देखो, तो अडॉप्ट 71 में हुआ था और फोर्स में 75 में था, पर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कब बनता? 82 में। तो इंडिया की एंट्री, इंडिया पार्टिसिपेंट इसमें मेंबर कब बनता है? 1982। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, टोटल अराउंड 170 कंट्रीज हैं। अगर मैं ग्लोबल की बात करूं आपसे, यहां पे अराउंड 170 के आसपास कंट्रीज का अग्रीमेंट है इसमें रामसर में, जिसमें इंडिया भी अब है। ठीक है, चलिए, इंडिया में टोटल साइट्स 42 है, पहले 41 थी, पर लास्ट ईयर 2020 दिसंबर में सबसे लेटेस्ट साइट को ऐड करा गया, तो अब नंबर 42 हो गया, ध्यान रखिएगा।
और नजर रखिएगा क्योंकि नंबर कभी भी बढ़ जाता है, तो हमें न्यूज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर खबर जब भी आएगी मैं आपको अपडेट करने की कोशिश पूरी करूंगा। सबसे रीसेंट एडिशन है सोकर लेक, जो लद्दाख में है, और दिसंबर 2020 में इसको ऐड करा गया है। अब लद्दाख में दो रामसर साइट्स हो गई हैं। एक तो सो मोरूरी लेक, ठीक है, सो मोरूरी पहले से थी, अब सोकर लेक भी हो गई है। तो पहले 41 नंबर था और लद्दाख में सिर्फ एक, अब लद्दाख में दो हो गई हैं, सो मोरूरी और सोकर, और टोटल इंडिया अकाउंट 42 हो गया है। ठीक है, कुछ और फैक्ट जान लीजिए। ये तो करंट अफेयर्स की, आपको दिसंबर में बहुत सारे आर्टिकल्स मिले होंगे क्योंकि रामसर साइट बनना बहुत बड़ी चीज होती है। तो 42nd एंड द लेटेस्ट एज पर द करेंट डेट इज सोकर इन लद्दाख। पहली रामसर साइट्स पहली रामसर साइट दो थी, चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, भरतपुर में है ना। तो बेसिकली नेशनल पार्क एक तरह से बर्ड पार्क भी है, यहां पे बहुत सारे पक्षी को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो पहली रामसर साइट चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और फिर वीडियो खत्म करते हैं। इंडिया की और बात करी जाए, सबसे ज्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, द काउंट इज 8। ठीक है, सबसे बड़ी रामसर साइट चिल्का लेक है उड़ीसा में, जो पहली साइट भी थी केवलादेव के साथ, पर सबसे बड़ी साइट चिल्का लेक है, और स्मॉलेस्ट साइट रेणुका लेक है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी रामसर कन्वेंशन की। सारे फैक्ट्स बताया आपको, ठीक है, मतलब बताया चीजों का, इंटरनेशनल एंगल बताया, इकोलॉजिकल एंगल बताया, इकोनॉमिक एंगल बताया, और इंडिया का भी पूरा कवरेज करा। अब इसमें कुछ भी लिखना हो, कुछ भी इंटरव्यू में बोलना हो, जीडीपी या वैट में बोलना हो, किसी भी आंसर में लिखना हो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल हो, अब इस टॉपिक में धोखा नहीं खाएंगे आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो। कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा, चैनल आपका है, तो कुछ भी इसमें गलती लगी हो, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, प्लीज बताइए। आप चैनल आप ही के लिए, पूरी मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूं मैं, तो आपके इनपुट बहुत वैल्यूबल है। अच्छा ही नहीं, कमियां भी हो तो बताइए कि सर ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, या फिर और कौन से टॉपिक्स में आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा, काफी अच्छा लगता है उससे। ठीक है, श्योरली डू दैट, मैं वेट करूंगा उसका। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक बहुत जरूरी है, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।